अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटी कौशल्या जी दाएं बाएं करवट बदल रही थीं। अस्पताल में दिन भर इतने लोगों के बीच रहने के बावजूद भी कौशल्या जी अकेलापन महसूस करती थीं। उनसे बात करने वाला कोई नहीं था। इस तरह समय काटना उनके लिए बहुत मुश्किल था। जब बेचैनी बढ़ती तो वे पास रखी रामायण उठाकर पढ़ने लगती, लेकिन आधा घंटा पढ़ने के बाद उसे वापस रख देती और फिर बिस्तर पर लेट जाती। लेटे लेटे एक ही ख्याल उनके मन को सताता रहता। बीमार व्यक्ति तो मजबूरी में अस्पताल आता है, प्रभु की कृपा से मुझे कोई बीमारी नहीं, फिर भी देखो मेरी फूटी किस्मत कि अस्पताल में रहने को मजबूर हूँ। जब बीमार नहीं तो अस्पताल में क्यों? आखिर स्वस्थ होने के बावजूद कौशल्या जी अस्पताल में क्यों रह रही थी? दरअसल कुछ समय पहले तक वे अपने पति के साथ गांव में रहती थी, लेकिन 6 महीने पहले उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद वे पूरी तरह अकेली हो गई थी। इस कारण उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया। हालांकि उनकी बहू को उन्हें अपने घर में रखने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन गांव वालों और रिश्तेदारों के दबाव के कारण बेटे को मां को शहर लाना ही पड़ा। कौशल्या जी का बेटा शैलेंद्र एक प्रसिद्ध डॉक्टर था। उसका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ था। उसके ससुराल वाले भी उच्च वर्ग के थे, लेकिन कौशल्या जी एक साधारण ग्रामीण महिला थी जो इस दिखावे से कोसों दूर थी। उनकी एक आंख नकली थी, जिसके कारण उनकी बहू और पोते को वे कुरूप लगती थीं। एक दिन कौशल्या जी का पोता उनके पास आया और बोला, दादी आप यहाँ सोफे पर मत बैठो, अपने कमरे में जाओ, मेरे कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं। उसने रूखे स्वर में कहा तो कौशल्या जी ने प्यार से जवाब दिया, अरे बेटा मैं तो थोड़ी सी जगह पर बैठी हूँ, तुम्हारे दोस्तों के लिए काफी जगह है। लेकिन पोता चिल्लाया, नहीं आप उनके सामने मत बैठो, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बेइज्जती महसूस होती है। तभी उनकी बहू निम्मी की आवाज आई, क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्से से चिल्ला रहे हो? पोते ने कहा, मम्मी देखो ना, दादी हमेशा यहाँ सोफे पर बैठी रहती हैं, मेरे दोस्त आने वाले हैं, लेकिन दादी अपने कमरे में नहीं जा रही। गुस्से से तिलमिलाती हुई निम्मी बाहर निकली और बोली, माँ जी आप अपने कमरे में क्यों नहीं जाती? बिना मतलब हमारी बेइज्जती क्यों करवाती हैं? जरा हमारे स्टैंडर्ड का भी ख्याल किया करो। बेचारी कौशल्या जी चुपचाप अपने कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गई। दरअसल उन्हें कमरे में अकेलापन महसूस होता था। दीवारों को देखते देखते समय काटना मुश्किल था, इसलिए वे सोफे पर बैठ जाती थी, ये सोचकर कि कम से कम बच्चों के चेहरे तो देखने को मिलेंगे। लेकिन बहू और पोते को वे फूटी आंख नहीं सुहाती थीं। शैलेंद्र को अपनी पत्नी और बेटे का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बेटा दोनों उसका विरोध करते, इसलिए वो अपनी माँ का अपमान होते देख भी चुप रहता। एक दिन निम्मी ने शैलेंद्र से कहा, सुनो परसों मेरी सहेलियां पार्टी के लिए घर आ रही हैं। तुम जानते हो वे सब कितने हाई स्टैंडर्ड की हैं, लेकिन घर में कोई भी आ जाए तो तुम्हारी माँ हमेशा सामने बैठी रहती हैं। कोई भी हो वे अपने गांव की भाषा में बात शुरू कर देती हैं। मुझे इससे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अपनी माँ को जहां से लाए थे वहीं छोड़ आओ। शैलेंद्र बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई निम्मी? इस उम्र में माँ को वापस छोड़कर आऊंगा तो रिश्तेदारों और गांव वालों में मेरी कितनी किरकिरी होगी कि इतना बड़ा डॉक्टर होकर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकता। कुछ तो सोचो निम्मी। लेकिन निम्मी तो जिद पर अड़ गई और अपने पति को साफ साफ शब्दों में कह दिया, या तो अपनी माँ को गांव छोड़ाओ, नहीं तो किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। मैं उन्हें अब इस घर में तो नहीं रखूंगी। इस समस्या का शैलेंद्र ने एक अनोखा हल निकाला। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को सामान सहित अपने अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया। कौशल्या जी अपने बेटे के अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में पहुंच गईं। उनके लिए वे एक सामान की तरह थीं, जिनके सुख दुख और इच्छाएं किसी के लिए मायने नहीं रखती थीं। समय समय पर वार्ड बॉय खाना दे जाता, जिसके साथ वे थोड़ी देर बात कर लेती थीं। मरीजों के लिए बना खाना उन्हें पसंद तो नहीं था, लेकिन मन मारकर चुपचाप निगल लेती थीं। कुछ दिन बाद शहर में डेंगू फैल गया, जिसके कारण अस्पताल के सभी प्राइवेट वार्ड भर गए। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और इसका खामियाजा कौशल्या जी को भी भुगतना पड़ा। 5,000 रुपए प्रतिदिन का प्राइवेट वार्ड माँ की ममता पर भारी पड़ने लगा।
और एक दिन शैलेंद्र ने अपनी माँ का बिस्तर जनरल वार्ड में शिफ्ट करवा दिया। जनरल वार्ड में चारों ओर मरीज ही मरीज नजर आते थे। उनके बीच रहकर कौशल्या जी खुद को भी बीमार महसूस करने लगी थी। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। जब जनरल वार्ड भी भर गया तो उन्हें अस्पताल के हॉल में बिठा दिया गया। आज अस्पताल के हॉल में बैठकर कौशल्या जी उस दिन को कोस रही थी जब उन्होंने अपना घर छोड़कर बेटे के साथ शहर आने का फैसला किया था। पुरानी यादों में खोई कौशल्या जी सोचने लगी, जब से वे अपने ससुराल आई थीं, उनके हिस्से में केवल गरीबी आई। उनके पति खेतों में मजदूरी करते थे, जिससे ज्यादा कमाई नहीं होती थी। फिर भी हिम्मत ना हारते हुए कौशल्या जी ने पति के साथ खेतों में काम किया। शादी के 1 साल बाद जब उनका बेटा शैलेंद्र पैदा हुआ तो उनकी गरीबी देखकर उनके माता पिता ने उन्हें एक गाय दे दी ताकि माँ और बच्चे को दूध की कमी ना हो। कौशल्या जी कुछ दूध बेटे के लिए रखकर बाकी आसपास बेच देती थी, जिससे उन्हें थोड़े पैसे मिल जाते थे। बेटा बड़ा होने लगा तो खर्चे बढ़ने लगे। उन्होंने बिना झिझक लोगों के घरों में बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा किया। माँ बाप ने दिन रात मेहनत की पर अपने बेटे की पढ़ाई जारी रखी। शैलेंद्र भी पढ़ाई में शुरू से होशियार था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी और उसने मेडिकल में दाखिला ले लिया। अपनी मेहनत और माता पिता के बलिदान के दम पर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और अपना काम शुरू कर दिया। यादों में खोई कौशल्या जी सोचने लगी, इसी बेटे के लिए मैंने जीवन भर मेहनत की। वो एक बार भी माँ कहकर पुकारता तो मेरे हृदय में ममता का सागर उमड़ पड़ता। मैं सारे सुख उसकी झोली में डाल देना चाहती थी, लेकिन आज वही बेटा डॉक्टर बनकर मुझे बोझ समझता है। आज उनकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। वे तुरंत उठी और शैलेंद्र के पास जाकर बोली, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, या तो तू मुझे गांव छोड़ा, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। शैलेंद्र भी माँ के अस्पताल में रहने से परेशान था, क्योंकि स्टाफ में भी इस बारे में तरह तरह की बातें होने लगी थी। माँ के कहने पर वो उन्हें गांव छोड़ने को तैयार हो गया। अगले दिन शैलेंद्र ने अपनी माँ को गांव छोड़ने की तैयारी की और रविवार को उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में कौशल्या जी और उनके डॉक्टर बेटे का भव्य स्वागत हुआ। 6 महीने से बंद पड़े मकान की साफ सफाई पड़ोसन ने कर दी। सामने वाली श्यामा काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो 2 गिलास चाय और मठरी लेकर आ गई। सबने उनके अचानक आने का कारण जानना चाहा। शैलेंद्र ने आत्मीयता दिखाते हुए कहा, माँ को आप सबकी बहुत याद आ रही थी, वे उदास थी, सोचा गांव में कुछ महीने रहेंगी तो हवा पानी बदल जाएगा। ये कहकर उसने असल बात छिपा ली, लेकिन श्यामा काकी सारा माजरा समझ गई और बोली, बेटा तेरी माँ ने बहुत दुख झेले हैं, इसे कभी मत भूलना, इसका दिल मत दुखाना। शैलेंद्र ने जवाब दिया, कैसी बातें करती हो काकी, माँ को कैसे भूल जाऊंगा, उनके अलावा मेरा है ही कौन, मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने माँ के हाथ में 10,000 रुपए थमाए और बोला, माँ ये पैसे तुम्हारे खर्च के लिए काफी होंगे, मैं हर महीने मिलने आऊंगा और पैसे भी दे जाऊंगा। कुछ देर रुककर वो शहर वापस चला गया। गांव में कौशल्या जी अकेली रह गईं। पड़ोसन से घर का सामान मंगवाया, लेकिन महंगाई इतनी थी कि खींचतान करने पर भी सब्जी भाजी और दूध के लिए केवल 2,000 रुपए ही बचे। वे सोचने लगी, हर रोज दाल सब्जी बनाना जरूरी नहीं, नमक मिर्च की रोटी चाय के साथ भी खाई जा सकती है, कम से कम यहाँ इज्जत के साथ तो जी सकती हूँ। अगले महीने बेटा मिलने आएगा और पैसे दे जाएगा, तब सब्जी दाल खाऊंगी। किसी तरह कौशल्या जी ने वो महीना गुजार दिया और अपने बेटे की राह देखने लगी। लेकिन अगले महीने की पहली तारीख को शैलेंद्र ने केवल 5,000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। कौशल्या जी तो बेटे का इंतजार कर रही थी, लेकिन मनी ऑर्डर देखकर वो समझ गई कि वो अब नहीं आएगा। उन्होंने अपने मन को ये कहकर समझा लिया कि शायद वो काम में व्यस्त होगा। 3 महीने तक शैलेंद्र मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहा। कौशल्या जी किसी तरह खींचतान कर खर्च चलाती रही, लेकिन चौथे महीने मनी ऑर्डर भी नहीं आया। उनकी हालत ऐसी हो गई कि दाल रोटी का खर्च भी मुश्किल से निकल पाता था। महीने के अंत में उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। जैसे तैसे दुकानदारों से उधार लेकर काम चलाया।
दूध वाले का भी काफी उधार हो गया था। आसपास की औरतें और उनकी बूढ़ी सहेलियां कभी कभी उनके पास आकर बैठती थीं। सब उनके दर्द को समझते थे, लेकिन कौशल्या जी अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देती थी। दूध वाला पूछता, अम्मा पैसे कब चुकाओगी? वे हंसकर कहती, जल्दी ही पैसे आ जाएंगे, तू कौन सा भागा जा रहा है। लेकिन इन बातों से कब तक गुजारा चलता। आखिरकार उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया और अब राशन की दुकान पर भी वे जाना नहीं चाहती थी। आज घर में राशन के डिब्बे खाली थे। आटे के डिब्बे में थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे 2 रोटियां बनी। जैसे ही वे नमक के साथ रोटी खाने बैठी, दरवाजे पर एक भिखारी आ गया और उसने लाचार स्वर में कहा, अम्मा भूखे को एक रोटी दे दे, भगवान तेरे बच्चे की लंबी उम्र करेगा। ये सुनकर कौशल्या जी रुक गईं। सोचा, एक रोटी के बदले में बेटे की लंबी उम्र काफी सस्ती है। उन्होंने तुरंत एक रोटी भिखारी को दे दी। बची एक रोटी खाने बैठी, तभी एक कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया और आस भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। कौशल्या जी ने उस रोटी का आधा हिस्सा कुत्ते को दे दिया और बाकी आधी रोटी पानी के साथ खाकर संतुष्ट हो गई। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। एक बार सोचा भी कि दुकानदारों से उधार ले लें, लेकिन फिर विचार आया कि दुकानदार 1-2 दिन तो उधार दे देंगे, लेकिन कब तक? आखिरकार एक दिन तो वो भी पैसे मांगेंगे ही। भूख की यातनाएं झेलते हुए कौशल्या जी खाली पेट चारपाई पर पड़ी हुई थीं। कई बार सोचा कि लोगों के घर बर्तन मांजने या झाड़ू पोछा करने का काम शुरू कर दें, लेकिन बड़े डॉक्टर की मां होने की मर्यादा आड़े आ जाती। इसलिए पानी पीकर भूख मिटाने की कोशिश करती और चुपचाप बैठ जाती। एक दिन सुबह जल्दी उठी, पेट में मरोड़ पड़ रहे थे, भूख असहनीय हो गई थी। बार बार मनी ऑर्डर के इंतजार में गली को निहारती, लेकिन गली सुनसान थी। तभी बाहर से आवाज आई। गौशाला की गाड़ी आई हुई थी, जिसमें औरतें घर में बची हुई रूखी सूखी रोटियां डाल रही थीं। कौशल्या जी निढाल होकर गेट के बाहर घुटनों के बल बैठ गईं। एक पल वे गाड़ी में डाली जा रही रोटियों को देखती, तो दूसरे पल डाकिये के इंतजार में गली में निहारती। जब सब औरतें चली गईं, तो भूख से विवश होकर वे गाड़ी की ओर बढ़ी। आसपास देखा, कोई नहीं था। उन्होंने झट से गाड़ी में हाथ डाला और जितनी रोटियां मिली उन्हें साड़ी के पल्लू में छिपाकर घर लौट आई। चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। रोटियों को देखते हुए सोचने लगी, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि आज वो गायों की रोटी चुराकर खाने को मजबूर हो गई। एक रोटी कुत्ते को दे दी, लेकिन गाय की रोटी खाने को मन नहीं माना। फिर भी पेट की भूख ने आत्मसम्मान को दरकिनार कर दिया और आज वो अबला गाय के लिए फेंकी गई रूखी सूखी रोटियां पानी के साथ निगल गईं। शाम को पड़ोसन उनके पास आई और बोली, कौशल्या तेरा बेटा कहता था कि जल्दी मिलने आएगा, लेकिन वो तो ऐसा गया कि देखने भी नहीं आया। कौशल्या जी के चेहरे पर उदासी छा गई। पड़ोसन बोली, जब औलाद ही ऐसी हो तो क्या जोर। तेरा बेटा डॉक्टर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। कौशल्या जी ने नकारते हुए कहा, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, कोई मजबूरी होगी। पड़ोसन को तो उन्होंने बहला दिया, लेकिन उसकी बातें उनके दिल को चीर गईं। वे सोचने लगी, गांव के अनपढ़ गंवार अपने माँ बाप को साथ रखते हैं, मेरे डॉक्टर बेटे से तो वे ही भले, शायद मेरी किस्मत में ही खोट है। फिर उनके मन में विचार आया, आखिर कब तक बेटे की बेड़ियों में बंधी रहूंगी मैं, अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, फिर इतनी मजबूर क्यों हूँ। पूरे आत्मविश्वास के साथ वे अपने कमरे में गईं और पुराने बक्से को खोला। उसमें उनकी शादी की लाल साड़ी थी, जिसे चूमते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए। बक्से में एक पोटली मिली, जिसमें उनका मंगलसूत्र था। उसे सीने से लगाकर बोली, लाख उतार चढ़ाव के बावजूद मैंने इसे नहीं बेचा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि कोई और रास्ता नहीं। उन्होंने चांदी के कुछ गहने और मंगलसूत्र पल्लू में बांधे, घर को ताला लगाया और सुनार की दुकान पर पहुंची। जाकर सुनार को अपने गहने दिखाए और बड़ी आस से सुनार से पूछने लगी कि भाई इन गहनों का क्या दाम लगाओगे। मंगलसूत्र को बड़ी बारीकी से देखते हुए सुनार बोला, मंगलसूत्र का वजन तो अच्छा खासा है, लेकिन चांदी के गहनों का कुछ खास पैसा नहीं दे पाऊंगा। फिर भी जोड़ घटा करके 50,000 रुपए सुनार ने उनके हाथ में थमा दिए। पैसे पाकर उन्हें राहत मिली। घर लौटकर उन्होंने राशन खरीदा और बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। भोजन से ऊर्जा मिली तो उनका दिमाग चलने लगा। उन्होंने सोचा, अगर गाय खरीद लूं तो दूध बेचकर पैसे कमा सकती हूँ। गाय को पालने का काम तो कौशल्या जी पहले भी कर चुकी थी। चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक का सारा काम उन्हें अच्छे तरीके से आता था।
बात मन को जम गई। कौशल्या जी बिना देरी किए गांव के मुखिया के पास पहुंची, जो गाय भैंसों को खरीदने बेचने का काम किया करता था। सारी बात मुखिया को बताई और मुखिया से अच्छी नस्ल की एक गाय खरीदी। घर पहुंचकर उन्होंने गाय के लिए जगह बना दी। थोड़ी ही देर में मुखिया का नौकर पहुंच गया और गाय को कौशल्या जी के घर में छोड़ गया और साथ ही कुछ चारा भी छोड़ गया। गाय अच्छा खासा दूध देती थी। रोजाना 15 लीटर दूध उनके घर में होने लगा। अपनी जरूरत के लिए दूध निकालकर बाकी का दूध कौशल्या जी दूध की डेयरी में बेचने लगी। डेयरी वाले उनसे काफी अच्छे दामों में दूध खरीदने लगे। अब कौशल्या जी भी अच्छा खाने पीने लगी। उनके शरीर में ऊर्जा आ गई, शरीर में ताकत और आत्मविश्वास बढ़ा। वो गाय की बड़े दिल से सेवा करती। धीरे धीरे उनके पास पैसे जमा हो गए तो आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अब उन्होंने एक भैंस भी खरीद ली और अपनी सहायता के लिए एक नौकर भी रख लिया। 65 वर्ष की उम्र में भी कौशल्या जी ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसे देख लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो कौशल्या जी बढ़ चढ़कर उनकी सहायता करती। दूध दही का सारा खर्चा भी उठाती और खूब आशीर्वाद देती। देखते ही देखते कौशल्या जी की तारीफ पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। इधर शैलेंद्र अपनी माँ को पूरी तरह से भूल चुका था। एक दिन उसके ताऊ सतीश कुमार जी, जो अमेरिका में रहते थे, भारत आए। शैलेंद्र और निम्मी ने उनका स्वागत किया। सतीश कुमार जी ने पूछा, कौशल्या कहाँ है? निम्मी ने सक पकाते हुए कहा, उनका यहाँ मन नहीं लगा तो वे गांव चली गई। सतीश कुमार जी ने देखा कि शैलेंद्र और उसकी पत्नी निम्मी दोनों की नजरें झुकी हुई थीं। वे उनसे आंख नहीं मिला रहे थे। सतीश कुमार जी की अनुभवी आंखों को सारा माजरा समझते देर न लगी और वो बोले, ठीक है, कल हम कौशल्या से मिलने के लिए गांव चलेंगे। अगले दिन जब सब लोग गांव पहुंचकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो पीछे से श्यामा काकी की आवाज आई, अरे शैलेंद्र बेटा, तू आज आया है? अपनी माँ को गांव में छोड़कर ऐसा कौन सा विदेश चला गया था जो दोबारा देखने तक नहीं आया? इतनी बात सुनते ही सतीश कुमार जी ने शैलेंद्र की ओर गहरी नजरों से देखा और सब लोग घर के अंदर चले आए। लेकिन घर में जो कुछ उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से परे था। सामने ही एक गाय और एक भैंस बंधी हुई थी और एक लड़का चुस्ती से दौड़ता हुआ गाय और भैंस की सेवा कर रहा था। इससे पहले कि शैलेंद्र उस लड़के से कुछ पूछता, कौशल्या जी गाय का दूध निकालने के लिए बाल्टी लिए बाहर आईं। उन्हें देखकर सतीश कुमार जी शैलेंद्र से बोले, वाह बेटा, तूने तो माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। तेरे होते हुए तेरी माँ को ये दिन भी देखने पड़ेंगे। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तभी कौशल्या जी बोली, नहीं भाई साहब, शैलेंद्र का कोई दोष नहीं है। वो तो मेरा ही मन शहर में नहीं लगता था, इसलिए यहाँ चली आई। तो सतीश कुमार जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ कौशल्या। फिर निम्मी की ओर देखकर कहा, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं ना, इसलिए तुम्हें उसे अपने घर रखने और सबसे मिलाने में शर्म आती है ना? सतीश कुमार जी की बात सुनकर निम्मी निशब्द रह गई। फिर वो शैलेंद्र से बोले, एक राज की बात बताता हूँ। ये बात सुनते ही कौशल्या जी ने उन्हें कुछ न बताने का इशारा करने लगी। तो सतीश कुमार जी ने कहा, नहीं कौशल्या, इन्हें ये सब जानना जरूरी है। शैलेंद्र, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारा स्वेटर बनाने के लिए सिलाइयां बुन रही थी। तुमने बचपन में अपनी माँ के हाथ से एक सिलाई छीनकर उनकी आंख में दे मारी और तुम्हारी माँ की ये हालत हो गई। ये बात सुनते ही शैलेंद्र और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पश्चाताप से भरा शैलेंद्र अपनी माँ के पैरों से लिपट गया और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो माँ। कौशल्या ने अपने बेटे को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी बहू और पोते ने भी उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी। कहा, आज से आप हमारे साथ रहेंगी, आपको ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कौशल्या जी के ममता भरे हृदय ने सबको माफ तो कर दिया, लेकिन अपने बेटे बहू के साथ जाने से साफ मना कर दिया। शैलेंद्र ने भरे गले से बार बार माँ को साथ चलने की प्रार्थना की, लेकिन कौशल्या जी बोली, नहीं बेटा, अब तुम्हारे साथ शहर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मालिक की दया से अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ मैं इज्जत से जी पा रही हूँ। माँ से मिलकर जब बेटा बहू अपने घर वापस जाने लगे तो बेटे ने अपनी माँ को कुछ पैसे देने चाहे।
जैसे ही उसने अपनी माँ की ओर पैसे बढ़ाए तो कौशल्या जी को उनमें वही रूखी सूखी रोटियां नजर आने लगी जिन्हें खाकर उन्होंने अपनी लाचारी के दिन काटे थे। उनका हृदय अंदर तक कांप उठा। फिर वो भरे गले से बोली, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है बेटा, इन्हें अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बस इतना याद रखना, इंसान को ना तो अपनी सफलता पर घमंड करना चाहिए और ना ही विपरीत परिस्थितियों में हार माननी चाहिए। और हाँ, अपनों को कभी भूलना नहीं चाहिए, वो फिर नहीं मिलते। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।